Hello, in this lecture we will be discussing array initialization. So, array initialization is what? It is assigning values to the array variables in a program. So, initialization of an array, after an array is declared, it must be initialized, otherwise it will contain garbage value. Garbage value is any random value which is of no use for us. An array can be initialized in either of the two ways, that is first at compile time जिसको हम static initialization भी कहते हैं, and at run time जिसको हम dynamic initialization भी कहते हैं. Compile time array initialization. तो compile time array initialization जो है वो ऑर्डिनरी वेरिएबल के इनिशियलाइजेशन जैसा ही है कि हम उसमें क्या करते हैं कि वेरिएबल एरे का जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर करते समय ही उसको हम वैल्यू अगर प्रोवाइड करा दें तो उसको हम कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं. मतलब प्रोग्राम कंपाइल होते समय मेमोरी रिजर्व होगी और मेमोरी रिजर्व के साथ साथ उसमें गार्बेज को रिप्लेस करके वैल्यूज़ भी असाइन हो जाएंगी जो भी हम उनको वैल्यूज़ देंगे. तो उसका जनरल फॉर्म कैसा है? जो डेटा टाइप है, जिस टाइप का हमें एरे डिक्लेयर करना है, साइज मेंशन करेंगे और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो सेट ब्रेसेस भी कहते हैं उसमें हम वैल्यूज़ की लिस्ट दे देंगे जिस टाइप का डेटा टाइप होगा एरे का. जैसे एग्जांपल है ये INT मार्क्स 4 और हमने उसमें 4 मार्क्स दिए 67, 87, 56 और 77. इंटीजर का एरे रजिस्ट्रेशन है. उसी तरह फ्लोट एरिया, हम उसमें फ्लोट वैल्यूज देख रहे हैं. ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है, जो INT मार्क्स 4 और हमने यहाँ पे 5 वैल्यू दी है, 4 के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई रिजर्व करा है और 5 वैल्यू दे रहे हैं, तो ये एक कंपाइल टाइम एरर है. बाउंड्स चेकिंग भी कहते हैं. और जब बाउंड चेक कर रहा हो और वैल्यू ज़्यादा हो, बाउंड्स कम हो, साइज़ कम हो या डायमेंशन कम हो, तो ऐसे केस में हम मतलब कंपाइल टाइम एरर देखेंगे. One important thing to remember is that when you will give more initializer array elements than the declared array size, the compiler will give an error. अब initializing arrays must be initialized when they are declared just as any other variable. Place the initialization data in curly braces. ये जो equal sign का यूज़ करके दिया गया है. Note the use of commas in the एग्जाम्पल, जैसे नीचे ये दिया गया इक्वल साइन के बाद कॉमा के साथ दिया गया है. एन एरे में बी पार्शियली इनिशियलाइज का मतलब हुआ कि जैसे अगर हमने साइज 30 रखा है तो उसमें कुछ 5 को इनिशियलाइज कर दिया, बाकी को छोड़ दिया तो 0 कंटेन कर लेगा. या फिर हम आगे पढ़ेंगे डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन भी हो सकता है कि 100 ब्लॉक्स हैं तो शुरुआत के कुछ ब्लॉक्स को छोड़ के बीच के कुछ ब्लॉक्स को वैल्यू दे दिया. ऐसे केस में वो 0 इनिशियलाइज नहीं होगा. फिलहाल जब वो पार्शियली इनिशियलाइज होगा तो बाकी के जो एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली 0 इनिशियलाइज हो जाएंगे. ठीक है. If an array is to be completely initialized, the dimension of the array is not required. अगर हम कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे पाई फ्रैक्शन में हमने यहाँ पे डायमेंशन नहीं दिया, तो डायमेंशन नहीं दिया तो जितने भी एलिमेंट्स हमने रखे होंगे वही इसका साइज हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब ये डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर की बात करी थी मैंने कि जैसे ये INT नंबर है तो 100 ब्लॉक्स का है, इसमें ये 1, 2 और 3 को दिया तो ये ग्रेजुअली ये 0 इंडेक्स पे, फिर 1 इंडेक्स पे और 2 इंडेक्स पे जाएंगे. और यहाँ पे डायरेक्टली 10 सब्सक्रिप्ट नंबर 10 मतलब कि 11th पोजीशन पे 10 रख दिया. फिर उसके बाद अगला 12th पोजीशन पे 11 आ जाएगा, 13th पोजीशन पे 12 आ जाएगा. और फिर बीच की सारी चीज़ें खाली हैं. 60th पोजीशन पे मतलब 61st एलिमेंट जो होगा उसमें 50 आ जाएगा. फिर मतलब आगे पीछे भी हो सकता है, ये दिखाने की कोशिश की है 10 के बाद 60, फिर पीछे आके 42वां नंबर पे 420 दिया गया है. ऐसे केस में क्या होगा कि जो बचे हुए एलिमेंट्स पोजीशन हैं उनमें 0 नहीं होगा, उसमें फिर से गार्बेज आएगा. यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है. इन दिस एग्जाम्पल द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स आर इनिशियलाइज टू 0, 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली. देन 11th element is initialized to 10. The next 2 elements 12th and 13th are initialized to 11 and 12 respectively. Elements number 60, the 61st element is initialized to 50. ठीक है, और 43rd एलिमेंट में 420. ठीक है, वो
ऑर्डर में अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये 10 है, फिर 60 है, फिर 42 है, ऑर्डर में इनिशियलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। एज विद द ट्रेडिशनल मेथड ऑल इनिशियलाइज वैल्यूज़ आर सेट टू ज़ीरो, मतलब इससे पहले हमने पढ़ा कि अगर 50 ब्लॉक्स के एरे को अगर हमने 10 वैल्यूज़ दी तो रेस्ट जो 40 वैल्यूज़ होंगी वो ज़ीरो से सेट हो जाएंगी। लेकिन इस केस में जब हम मल्टीपल पोजीशन पे इनिशियलाइज करते हैं तो वो ज़ीरो पे सेट नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसका मेन है इंटीजर आई, सब्सक्रिप्ट नंबर है, हम एक्सेस करेंगे यहाँ से 0 से लेके 3 तक। और यहाँ पे ब्लॉक साइज नहीं दिया है तो 1 2 3 इसकी 3 साइज हो जाएगी अपने आप। ये कंपाइल टाइम एरे इनिशियलाइजेशन का एग्जांपल है। प्रोग्राम चलाएंगे तो ये वाला फॉर लूप इस प्रिंटफ को चला के 2 3 और 4 आउटपुट देगा, 2 3 और 4। ये था एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। ठीक है, एक बार क्लियरली देख लें, किसी तरह की दिक्कत नहीं महसूस होनी चाहिए। ये फॉर लूप बंद हो गया एंड फाइनली ये मेन खत्म हो गया। अब ये आउटपुट आया 2 3 और 4। ये रन टाइम एरे इनिशियलाइजेशन जो दूसरा मेथड है हमारा कंपाइल टाइम के बाद, रन टाइम एरे इनिशियलाइजेशन। साफ साफ बात है कि जब प्रोग्राम चल रहा हो तब हम उसमें वैल्यू दें। तो अगर हम प्रोग्राम में अदर देन स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग एक स्पेशल कैटेगरी जिसको हम अगले लेक्चर्स में पढ़ रहे होंगे, तो स्ट्रिंग के अलावा या स्ट्रिंग के साथ ही और भी जो चीज़ें हैं उनको स्कैनफ फंक्शन एक्सेस करता है, आप जानते हैं। तो स्कैनफ फंक्शन के माध्यम से हम जो वैल्यू दे रहे हैं वो रन टाइम इनिशियलाइजेशन हुआ। जैसे यहाँ पे ARR 4 सिर्फ डिक्लेयर हुआ एरे, यहाँ पे आई और जे वेरिएबल्स हैं, तो आई को हमने लूप चलाया और इसमें स्कैनफ रख दिया और फिर जे का लूप चला रहे। हालांकि हमें जे की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आई की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ये बताने के लिए कि ऐसा ना हो कि दिमाग में बैठ जाए कि सिर्फ आई ही इंडेक्स नंबर हो सकता है। वो तो वेरिएबल की बात है, यहाँ इस स्क्वायर ब्रैकेट में सबस्क्रिप्ट पोजीशन पे कोई एक नंबर चाहिए और वो नंबर कोई भी वेरिएबल दे हो सकता है। तो ये जो है वो डायनामिक इनिशियलाइजेशन हुआ और फिर यहाँ पे रीडिंग हुआ उस एलिमेंट्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।